नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात पाकिस्तान में रची जा रही उन साजिशों की जिनके निशाने पर है भारत। हालांकि वो जमीन भी भारत की है जिस पर पाकिस्तान ने न केवल अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है बल्कि उसमें आतंकी ठिकाने भी बनाए हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तान इन साजिशों से हमेशा ही इनकार करता रहा है, लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आतंकियों और सरकार के रिश्तों को भी पुख्ता करती है। सबसे पहले आपको बताते हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पुंछ जिले के हजीरा तहसील में आतंकियों की एक बैठक होती है जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शामिल होते हैं। बैठक में लश्कर कमांडर अबू मूसा ने जिहाद के नाम पर लोगों को उकसाने की कोशिश की। उसने लोगों को जिहाद के नाम पर कत्लेआम का पैगाम दिया और उसने कहा कि भीख मांगने से नहीं, हिंदुओं की गर्दन काटने से आजादी मिलेगी। साथ ही उसने ये दावा किया कि जो नेता जिहाद का झंडा नहीं उठाता उसे हुकूमत करने का हक ही नहीं है। समझिए ये बातें। अबू मूसा ने इस दौरान ये भी दावा किया है कि उसने ये सारी बातें वजीर आजम के सामने भी कही हैं। आपको हम सुनाते हैं अबू आजम का जिस तरह से ये पूरा बयान सामने आया है, अबू मूसा का किस तरह से जिहाद फैलाने की बात करता है। ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदुओं की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, न्याऊ न्याऊ करने से नहीं मिलेगी। अमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासतदान भी है, हुक्मरान भी है, और मैं आखिर ये बात कहकर इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई नहीं है, जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का नंबरदार नहीं है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, वहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जुबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। तो हम हाथ, जुबान और कलम से जिहाद करेंगे और जिहाद अगर करना है तो हिंदुओं की गर्दन काटनी होगी। आपने सुना, दरअसल ये अबू मूसा की तरफ से बात कही गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पहली बार ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान में मौजूद किसी आतंकवादी ने भारत के खिलाफ जहर या फिर साजिश उगली हो और ऐसे बड़े ऐलान किए हो या दूसरों को भारत पर हमले करने के लिए उकसाता नजर आया हो। पहला ऐसा मामला नहीं है। लेकिन अबू मूसा ने तो वजीर आजम के सामने ही जिहाद की बात करने का दावा किया है। साथ ही पाकिस्तान की सरकार और सेना की मिली भगत से ही आतंकियों को नई राह मिलती है और ये बात भी कही। और जब सेना प्रमुख ही कट्टरपंथी सोच का हो, प्रधानमंत्री कमजोर हो, तो ये हालात तो पाकिस्तान के ही होंगे। आतंकवाद के पनपने के लिए ये कहा जाए कि ऐसा देश जो खुद खाद डालता हो, और वो आखिर क्या देगा? वो सिर्फ नफरत के अलावा और कुछ नहीं करेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए बड़े सवाल, क्या पाक का अस्थिर सियासी माहौल आतंकियों के अनुकूल है? इस बीच बड़ा सवाल ये भी कि पाकिस्तान सरकार की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो वो आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। सवाल ये भी, क्या अमेरिका समेत दुनिया भर को पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकी नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते, या उनके समय पे आंखें मूंद के बैठ जाते हैं? जानने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है उनसे। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सोडी जी, लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन है, पाकिस्तान में फलता फूलता है और दुनिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने उससे ये कहा जाए कि इन तमाम आउटफिट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है आतंकी संगठन के तौर पर। लेकिन लश्कर-ए-तैयबा की बैठकें हो जाती हैं, आतंकी उससे जुड़े हुए वो बड़े स्तर पर ऐसी बैठकें करते हैं और खुल्लम खुल्ला भारत को आंखें दिखाते हुए धमकी भी देने की कोशिश करते हैं। क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बात नजर नहीं आती या फिर मिली भगत है? जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। पाकिस्तान एक राष्ट्र की जो बुनियाद है वो भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी नियत और नीतियों पे है। पाकिस्तान का बच्चा जब अपने पढ़ाई शुरू करने के लिए नर्सरी क्लास में जाता है
तो उसे उर्दू भाषा सिखाई जाती है। उर्दू भाषा में जब लफ्ज आता है जा, जो कि इंग्लिश का जेड होता है, उसके आगे एक सिख की फोटो होती है जिसने पगड़ी पहनी है, दाढ़ी है, उसके आगे लिखा होता है जालिम। उसी किताब में जब डा शब्द आता है जो कि इंग्लिश का डी होता है, उसके आगे लिखा होता है डाकू। उसके आगे हिंदू की फोटो होती है जिसने लुंगी पहनी है, सर पे चोटी और माथे पे 3 बड़े टीके हैं, और उसके आगे लिखा होता है डाकू। और इन बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को भारत का नक्शा दिया जाता है और बोला जाता है पैर के नीचे इस नक्शे को रौन दो। जब यही बच्चे 12वीं क्लास में पहुंचते हैं तो उनकी इतिहास की किताब में साफ लिखा है कि मानवता के दुश्मन हिंदू और सिख हैं। तो आप समझ सकते हैं जब एक छोटे बच्चे को शुरू से ये बातें पढ़ाई जा रही हों, जब वो बड़ा होगा उसके अंदर कितनी नफरत होगी भारत के लिए और हिंदू धर्म के लिए। ये जो वहां ये आतंकवादी बार बार बयान दे रहे हैं, ये उसी का नतीजा है जो इतने दशकों से पाकिस्तान की नीयत और नीति भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी रही है। और अपने वजीर आजम के सामने ये बयान देना एक बार फिर दिखाता है कि वहां पे जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं, सबके अंदर इतना जहर भर चुका है भारत के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, कि अब वो जहर बिल्कुल सामने आने लगा है। कुछ समय तक तो उन्होंने छुपा के रखा, लेकिन अब वो खुलेआम वो बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना जहर भर चुका है कि अब वो सार्वजनिक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे तमाम आउटफिट्स जो पाकिस्तान की ही देन है, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि वो खुद पाकिस्तान आतंक को खत्म करने के लिए है और वो खुद आतंकवाद के विक्टिम हैं। ये बड़ी अजीब बात हो जाती है कि बड़े स्तर पर यहाँ पर खुल्लम खुल्ला ये आतंकी घूमते हैं और उन पर कोई एक्शन तक नहीं होता। एक्शन तो छोड़िए, ये उनके एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट नहीं करते। नैना जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मेरे को इतिहास में जाना होगा जी। दिसंबर 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिसके बाद बांग्लादेश एक नए रूप में, एक नए देश के रूप में उभरा, उसके अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। मुल्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे जंग करेगा जम्मू कश्मीर लेने के लिए। और तीसरा, पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करेगा भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जान चुका था सैनिक तौर पे भारत को हराना नामुमकिन है। उसके 2 टुकड़े भी हो गए थे उसकी इस हरकत में। तो पाकिस्तान ने पहली बार ये आतंकवाद का पूरा सहारा लिया पंजाब में, जहां 1980 से 1995 तक आतंकवाद को उन्होंने समर्थन किया, और 36 साल से लगातार ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। 1977 में जनरल जियाउल हक, जिसने सत्ता हड़पी और जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना, उसने पाकिस्तानी सेना में एक नई डॉक्ट्रिन का गठन किया जिसे कहते हैं ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। ये डॉक्ट्रिन आज तक पाकिस्तानी सेना, वायुसेना, नौसेना के अफसरों को पढ़ाई जाती है जो स्टाफ कॉलेज करने के लिए क्वेटा जाते हैं। इस डॉक्ट्रिन में साफ लिखा है कि भारत में अशांति, अस्थिरता फैलाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करेगा। तो ये जो हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, जो हमने 15 साल पंजाब में देखा, ये पूरी उस सैनिक डॉक्ट्रिन का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने 1972 में पहली बार इसे अपनाया था, और 1977 में जनरल जियाउल हक ने उसे एक औपचारिक तौर पे लेकिन सूरी जी, बड़ी दिलचस्प बात यह कि बदलते वक्त के साथ कहा जा रहा था कि हो सकता है विचारधारा, तौर तरीके, डॉक्ट्रिन, ये सारी चीजों में बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि स्थिति यथावत है, उसमें कोई बदलने का नाम नहीं लेता। मेरे साथ 2 और खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हसम दुर्रानी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। आप दोनों का भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। हसम दुर्रानी जी, आपसे सवाल करना चाह रही हूँ मैं। लश्कर-ए-तौयबा पाकिस्तान में बैन है, जहां तक मैं सुनती आ रही हूं अभी तक इस चर्चा में, लेकिन बैन होने के बावजूद ऐसे तमाम आउटफिट्स जगह जगह पर बड़ी बैठकें कर लेते हैं। और अबू मूसा जो आतंकी है, उसकी तरफ से कहा गया कि भाई अगर आपको कुछ पाना है तो आपको हिंदुओं के सर कलम करने पड़ेंगे, खत्म करना पड़ेगा, और बाकायदा ये भी कहा जिहाद का झंडा बुलंद करना पड़ेगा। और ये बात अबू मूसा ने वजीर आजम के सामने भी कही है, जिहाद की बात, ये बड़ा दावा किया गया।
मुझे ये बात समझ में नहीं आती। एक तरफ कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन से, दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला अगर इस तरह से बातें हैं, जहर उगलने की बात है, तो क्या किया जाए? क्या ये आतंकी नजर नहीं आते हैं पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकारों को, या फिर आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं वो? नैना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया और बड़े दिनों के बाद आपकी जो है वो रुख अनवर जो है वो देखने को मिला, वो गुड टू सी यू। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अभी हमारे जो ये भाई बैठे हुए हैं, आपका सवाल का मैं यकीनी तौर पर उसको भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी जो हमारे जो भाई बैठे हुए हैं सिख बरादरी से, आई एम सो सॉरी, मुझे इनका नाम जो है वो नहीं इस वक्त में याद आ रहा। मैं बता दें कि सोढ़ी जी हैं। जी जी जी, कर्नल सोढ़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल सोढ़ी जी। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने ये बात कही है कि पाकिस्तान में जो है ना वो बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है। सर, वो कौन सा निसाब है, वो कौन सी किताब है जिसके अंदर, जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं? सर, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं पे प्राइमरी स्कूल, यहीं से मैंने पास की, यहीं मैंने मैट्रिक किया, और मैंने सर आज से नहीं किया, इसको भी कुछ अरसा हो चुका है सर मुझे प्राइमरी पास किए हुए, फिर मैट्रिक पास किए, फिर इंटर पास किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन पास की, फिर मैंने मास्टर्स पास किया, फिर मैंने पोस्ट जो है वो मास्टर्स भी मैंने कुछ चीजें पढ़ी हैं। लेकिन जो चीजों के बारे में आप बता रहे हैं सर, ये तो हमने जिंदगी में ना कभी पढ़ी है, ना हमने कभी सुना है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे बच्चे माशाल्लाह, आप जो है, मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी अब तकरीबन मैट्रिक में आ चुका है, यानी कि 9th में वो पढ़ रहा है, तो उसने भी, मैं उनकी बुक्स भी देखता हूं। तो सर, आप ये जो इतना बड़ा ब्लंडर आपने, एक बात बताइए कि आपके यहाँ भी मुझे लगता है जैसे इंडिया में कॉन्वेंट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या हर तबके की एक अलग अलग व्यवस्था होती है, क्या पाकिस्तान में हर तबके का व्यक्ति इतना ही अच्छे स्कूल में पढ़ता है जिसमें आप पढ़े, आपके बच्चे पढ़े हैं? मैं ना एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए, यहीं पर रुक जाए। मैं सरकारी स्कूल में और गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा हूँ, जमीन पे बैठ के पढ़ा हूँ, टाट के स्कूलों पे पढ़ा हूँ, ठीक है। और जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो ठीक है, हम जैसे मर्जी भी हमारे हालात है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे जो है वो जमीन के साथ, रहतल के साथ जुड़ के रहे और उनको ग्राउंड रियलिटी का पता हो, तो अच्छे अफोर्ड करने के बावजूद भी उन्होंने हमें ऐसे स्कूल्स में पढ़ाया है जहां पे हम चीजों के साथ जुड़े रहे। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं ना सरदार साहब बात कर रहे हैं, सोधी साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में शायद अभी भी किसी एल्यूजन का शिकार है। तो सर, आप अभी भी आ जाए, आज रात को भी मेरा एक प्रोग्राम है, और महेंद्र पाल सिंह आप ही के एक सिख बरादरी है, वो हमारे यहाँ पे मेंबर प्रोफेशनल असेंबली भी हैं, उनके साथ मैंने प्रोग्राम करना है, और वो अपोजिशन, पाकिस्तान की अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के वो मेंबर हैं। तो आप काइंडली वो प्रोग्राम भी देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बकौल आपके जो जालिम सिख है ना, वो हमारे साथ, हम उनके साथ किस तरह बिहेव करते हैं। सर, काइंडली थोड़ा सा ना बिहेव कर लेना चाहिए, इतना मुंह फाड़ के जवाब नहीं दे देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आपने बात कही है लश्कर तैयबा की, मैडम मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ तो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं आप। सुनिए, आप यहाँ पर अगर आप बेतर्क की बात करेंगे, अभी आप ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जो सेना की कमांड होती है उसमें भी हमारे यहाँ सिख रेजिमेंट या हमारे जो सिख भाई बंधु है वो बड़े अच्छे से झंडा बुलंद करते हैं, जवाब भी देते हैं बखूबी। ऑपरेशन सिंदूर में भी आप बड़ी तस्वीर देख चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कई बार बेतर्क वाली बात हो जाती है। हसन दुरानी जी, आप बड़े सलीके से बात रखते हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है तर्कों के साथ में रखें तो ज्यादा बेहतर है। नैना, मसला प्रॉब्लम ये हो रहा है, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे देना, मैं बात कंप्लीट कर लूंगा। आप दरम्यान में इंटरप्ट करना शुरू कर देती है, बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका टाइम भी जाया होता है। नहीं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करती, आप जब अगर गलत बोल रहे हैं तो मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। यस, नहीं करती हैं आप, आदत से मजबूर हैं। प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दें। अभी आपने अबू मूसा की बात की है, और आपने कहा, इन्होंने कहा कि वजीर आजम के सामने, आपने भी कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने। अबू मूसा ने कब शहबाज शरीफ के सामने बैठ के तकरीर की है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, अबू मूसा ने जो जहां पे तकरीर की है उससे ज्यादा अवाम जो है, अब वो तो इंडिया में, दिल्ली में किसी भी रेडी वाले के पास जो रश लगा होता है, जो वहां से अपना समोसे पकौड़े खरीद रहे, तो उससे ज्यादा लोगों का रश होता है वहां पे। तीसरी बात यह है कि लश्कर तैयबा ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और उनको यहां पे किसी भी किस्म की अपनी एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं है। अगर कहीं छुप छुपा के 5-10 बंदों के साथ अगर वो कहीं पे बैठ के बात कर रहे हैं, और एक लोकल शख्स ने वहां बैठ के अगर उनकी वीडियो बना ली है, तो वो उनका अब उसके ऊपर क्या आप ये कहना शुरू कर देंगे कि उसने वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने बैठ के ये बात कही है?
अगर मैं उस बंदे के बयान के ऊपर जाता हूं, देखिए मैं उसको मैं वो नहीं कर रहा, मैं चाहूंगी मैं आप उसको अपनी बात डिफेंड नहीं पूरी कर रहा। कीजिए, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार पीसीआर जरा वो वीडियो भी दिखाएं कि क्या वो किसी गली मोहल्ले या 4-5 लोगों के बीच में दिया हुआ बयान लग रहा है कि अबू मूसा का, और क्या छुपते छुपाते ऐसी कोई बैठकें हो जाती है कि अबू मूसा वाला वीडियो जरूर दिखाइएगा। यस, बी कंटिन्यू दुरानी जी। आप अपनी आवाम को भी दिखाएं ना, आप अपनी आवाम को भी दिखा दिखाएं रही ना हूं, कि वो सिर्फ आपको नहीं पूरी दुनिया को ही दिखेगा। यस, प्लीज प्ले करें जरा एक बार, मैं कंप्लीट कर लूं। आप सुनिए भी एक बार, मैं दिखाऊंगी नहीं, आप सुन भी लीजिए क्या कहना है अबू मूसा का, आपके वजीर आजम का जो जिक्र करें, सुनिए एक बार प्लीज। ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का रंग बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। अमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासतदान भी है, हुक्मरान भी है, और मैं आखिर ये बात कहकर इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई हासिल नहीं है जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का नंबरदार नहीं है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है, मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, कहा ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जुबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे, और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। तो आपने, मुझे लग रहा है, विस्तार से पूरे विस्तार से समझा होगा, तल्लीनता से इस बात को सुना भी होगा, और शायद आपने देखा भी होगा दुरानी जी, हसन दुरानी जी, आपने बखूबी देखा भी होगा। और उस वीडियो में मुझे 1 या 2 लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना 4-5 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। यहाँ पर बैठकें होती हैं, आपके बहावलपुर में बैठकें हो जाती है, और आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर बैन आउटफिट्स है, खुल्लम खुल्ला घूम लेते हैं, और आपकी सरकारों को, आपकी सेना को, और आपकी तो इतना मजबूत आपका सुरक्षा इंटेल है, क्या उन्हें तक इस बात की जानकारी नहीं मिलती? आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? अभी कोई है तो बता दें, उसमें ऐड कर ले ताकि बहुत ही सवाल में आप सवालों का जवाब दे नहीं पाएंगे, पहले एक एक करके सामना कर लीजिए। नहीं, मसला ये आप सुन नहीं पाएंगे ना, अगर मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो सबसे उसका दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि आपके कानों के अंदर भी इतनी बर्दाश्त नहीं होगी ना, आप नहीं सुन पाएंगे। नहीं, अगर मेरी जुबान में सहनशील है, बोलिए, अभी बहुत कुछ सहा है पाकिस्तान का, आपकी भी बातों को, इन जहरों को भी सह लेंगे, बोलिए। नैना, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद मैं आगे चला जाता हूं। उसके आपने, क्योंकि बाकी भी 2 पार्टिसिपेंट्स और भी, उनको भी वक्त चाहिए, अच्छा नहीं लगता ना फिर। अच्छा, आपने कहा कि अभी ये साहब ने बात कही है, इस साहब ने जो बात कही है इसका कोई प्रूफ है आपके पास कि वो, मैंने ये सारी सुनी है। इसके अलावा मेरी वहां पे कश्मीर के अंदर जो हमारे आजाद कश्मीर है जो पाकिस्तान के साथ है, उसके साथ भी वहां पे भी मैंने बात की थी, और मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि यार ऐसी कोई चीज हुई नहीं है, और ये जो बंदा जो बात कर रहा है ये ज्यादा से ज्यादा वहां पे 15 से 20 आदमी। हसन दुरानी जी, आप सबूत, मुझे पता था आप यही बात करेंगे, आप सबूतों पर आ जाते हैं, इतने सबूत दिए आपने, वो कभी नहीं माने, तो ऐसे वीडियोस को तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं यूके देवनाथ जी को बीच में लेकर आना चाह रही हूँ, प्लीज। अब सुनिए यूके देवनाथ जी, हालांकि एज एक्सपेक्टेड हसन दुरानी जी, मुझे पता था कि वो हमेशा की तरह ना, जिन्होंने कभी हमने देखा कि चाहे बात ओसामा बिन लादेन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तमाम आउटफिट्स को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, परिस्थितियों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसे वीडियोस को जो एक बार फिर उन्हें उजागर करते, कहां वो एक्सेप्ट करेंगे? नैना जी प्लीज, अब यूके, आप तो बड़े सलीके से आप मुझे एटिकेट सिखा रहे हैं ना, जरा दूसरे गेस्ट को भी सुन लीजिए। देवनाथ जी प्लीज। नैना जी पाकिस्तानी दोस्त हैं हसन दुरानी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा इंस्टा में खोज ले लें, फेसबुक में देख लें, यूट्यूब देख लें, और खास बात है कि इनको इंस्टा में, फेसबुक और यूट्यूब में लोड किया है पाकिस्तानी हैंडल्स से ही, और उसमें आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी हैंडल्स ने जब इंस्टा में, यूट्यूब में और फेसबुक में इसको लोड किया है तो कितनी जहर भरी अबू मूसा की जो वीडियो है, और उसमें आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि 4-5 लोग नहीं हैं, पूरा डेकोरेशन है बैकग्राउंड में, बिल्डिंग भी पीछे दिख रही है। मैं अभी उस वीडियो को ही देख रहा था, बिल्डिंग दिख रही है और बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि अगर कोई इस तरह के बात कर रहा है और उसके बाद उसको वो इंस्टा में अपलोड करता है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको
खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में कोई भी आदमी इस तरह से बयान नहीं दे सकता। जी जी, देखिए उसे भी हसन दुरानी जी आप मानेंगे, अगर सार्वजनिक स्थल पर ये बड़ी तस्वीर है उसके, जी आप जवाब दीजिएगा। मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं, सिर्फ अबू मूसा नहीं, अभी कुछ दिन पहले सैफुल्लाह कसूरी भी आप ही की सरकार, आप ही की सेना को लेकर इस तरह से खुलासे कर दिए कि पूरी दुनिया में एक बार फिर वो एक्सपोज हो गए कि आतंकियों का किस तरह से समर्थन करी पाकिस्तान की सेना। वो कहते हैं कि भाई मुझे तो पाकिस्तान की सेना प्रोग्राम में इन्वाइट करती है, जनाजों में नमाज अता करने के लिए बुलाती है। अगर आपने सिर्फ खुद ही सवालात करने हैं तो आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा के अपना पूरा प्रोग्राम कर लिया करें, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी आपके पास, अच्छा सुन तो लो ना यार, जवाब नहीं है, जवाब मेरे पास तो कभी भी नहीं होता, जवाब सिर्फ इंडिया आपके पास ही होता है, ठीक है ना। जवाब पाकिस्तान में किसी बंदे के पास भी नहीं है। हम लोग तो जो है ना वो डफर है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। आप लोगों के पास हर चीज है, आपके पास अकल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हर चीज है। कुछ सच बोलते हैं लेकिन हर चीज नहीं। तो प्लीज मेरी बात सुन लो यार, मेरी बात सुन लो, कुछ नहीं होता। आपने अभी आपने कहा सैफुल्लाह कसूरी की बात की। सैफुल्लाह कसूरी जो है वो लश्कर तैयबा का बंदा कब से हो गया भाई? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, सैफुल्लाह कसूरी जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, ठीक है। और वो अपना उस पॉलिटिकल पार्टी का जो था, पहले वो सदर थे, अब जो है वो उसके वो जो है अपना उसके वो उसके कार्यकर्ता होते हैं या जो भी बोलते हैं, उसके रहनुमा है, बेसिकली लीडर है एक पॉलिटिकल पार्टी के, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के। अच्छा, तो ये लिहाजा आप अपनी थोड़ा चीजों को दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात इन्होंने, आप बोलिए फिर मैं बताती हूँ। जी सुन लो प्लीज, मुझे कंप्लीट कर लेने दो ना, इन्होंने ये बात कही है कि अगर किसी बंदे ने ये हरकत की है तो पाकिस्तान को उसके ऊपर जो है कानूनी तो कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त मानता हूं कि अगर किसी भी एक बैंड शख्स ने, अगर किसी या एक जमात के किसी शख्स ने अगर किसी किस्म की बात की है तो मैं उसको बिल्कुल उसके साथ हूं और मैं कानून की उस पर जितना सख्त उस पर कार्रवाई हो सकती है मैं उसके लिए डिमांड करूंगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जी वो बहुत बड़ी प्रोग्रेशन थी। सर काइंडली अगर आपने ये बात इतनी कर ली है तो इस बात को भी आप माने कि वो 15 से 20 बंदे थे। दोबारा इस वीडियो को दोबारा गौर से देख लें, ठीक हो गया। चौथी बात मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं आपको कि भारत को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है कश्मीर के मामले में। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, ये सारी कहने की बातें हैं कि पाकिस्तान जो है वो आ जाएगा, अटैक कर देगा, ये कर देगा। ठीक है, एक जमाना था जब भुट्टो ने कहा था कि हम उस पर अटैक करेंगे, हमने अपना जो था एटॉमिक वेपन थे हमने वो भी तैयार किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किए, ठीक हो गया, वी आर रेडी, हमारे पास हर चीज कंप्लीट है। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है भारत को कश्मीर के अंदर जो आ रहा है वो पाकिस्तान के जानब से नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, वो चाइना का फैक्टर है। अभी 3 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ पे बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने उनकी नजर से भी वो वीडियो गुजरी होगी जहां पे आपके राहुल गांधी साहब एक जगह पे बैठे हुए हैं और वहां के जो लोकल जो नेटिव लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना जो है हमारे मुल्क के अंदर यहां से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर अंदर घुस चुका है, ठीक है। उसके बाद और वहां पे आपकी जो मोदी हुकूमत है और वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं बात करता हूं 2 दिन पहले की बात करता हूं, आपके डॉन न्यूज की बात करता हूं, खासतौर पे उसका जो इंडियन चैप्टर क्या का है जी, सुन ले अब मेरी सुन ले ना, मैं बता तो रही हूँ, आपको दुरुस्त करना भी मेरा काम है। अभी आप जो बोल रहे हैं आपको बोल लीजिए, आपको ये बड़ी पीड़ा होती है कि आपको बोलने नहीं दे रही हूँ मैं, आप बोलिए अपनी, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी मोहतरमा, आपने मेरा ठेका नहीं लिया हुआ, मैंने आपका ठेका नहीं लिया हुआ दुरुस्त करने का। मैं असद दुरानी जी, मैंने ठेका अपने चैनल के और अपने डिबेट का जरूर लिया हुआ है। अगर आप मेरे ही डिबेट में बैठ के उलझुल तर्क देंगे, अब आप सुन लीजिए, अगर आप ठेके की बात कर रहे हैं, आपने जो ठेका पाल कर रखा है ना आतंकियों को पालने का, सुनिए जरा, सुनिए हसन दुरानी, आपने जो आतंकियों को पालने का ठेका ले रखा है, आप लश्कर तैयबा के प्रॉक्सीज क्रिएट करते हैं और आप कहते हैं कि भाई वो आतंकी नहीं है। सैफुल्लाह कसूरी, आप जाकर गूगल कीजिए, क्या वो आतंकवादी नहीं है? सैफुल्लाह कसूरी, अमेरिका ने उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है। हसन दुरानी, आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, आप कहते हैं कि भाई वो नेता है। आपने प्रॉक्सी, सुनिए जरा, आपका यहीं पर ही आपका फेक नैरेटिव और झूठ आप यहाँ पे एक्सपोज हो जाते हैं। दुरानी साहब, अमेरिका ने उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। आप आतंकियों को आतंकी मानते नहीं है, आपके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन मैटर नहीं करती। संजीव श्रीवास्तव जी जरा बताइए, ये आप जिस तरह से बरकलाने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई, चाइना के साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट है हम बखूबी जानते हैं। हमारी टीम, हमारी सेना, हमारे डेलीगेट्स उसको हैंडल करने के लिए बखूबी काफी हैं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान का हाल देख लीजिए जरा। संजीव श्रीवास्तव जी, ऐसे एलएटी या फिर उसके अलग अलग संगठनों के अलग अलग प्रॉक्सीज क्रिएट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं भाई वो आतंकी नहीं है। आखिर कौन सी संस्था की डेजिग्नेशन या सर्टिफिकेट को मानेंगे हसन दुरानी?
संजीव श्रीवास्तव। देखिए, पाकिस्तान की जो हुक्मरानों का और हसन दुरानी जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि उनकी जो डिनायबिलिटी है ना, वो जो डिनायल में हमेशा रहते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर के आया है। ये जो भस्मासुर को पाकिस्तान पालता है, जो आतंक के जो सांप हैं उनको बैकयार्ड में अपने रखता है, ये सोच करके कि ये सिर्फ पड़ोसियों को जाके डसेंगे। जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान की जो भस्मासुरी जो सोच रही है, वो पाकिस्तान के लिए खुद ही भारी पड़ रही है। अब आप देखिए, तो ये जो आतंक का रास्ता पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दिखाया, आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की, वहां के मिलिट्री रूलर्स की जो नीति रही है, वो उनके लिए स्वयं भारी पड़ रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान में ही बहुत बड़े हमले कर रहा है। कभी ये जो उनको फ्रीडम फाइटर वहां पे कहते हैं, अभी दहशतगर्द हो गए हैं, और अभी जाहिर है कि भारत के विरुद्ध जो वो कार्य करते हैं, वो उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनको दहशतगर्दी वहां नहीं दिखाई देती है। तो ये जो पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड्स है, वो बार बार एक्सपोज होता है। ऐसा हसन दुरानी साहब, उनके लिए बेहतर यही होता है, एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, यदि उनके लिए ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इस समस्या को स्वीकार करें कि जो पाकिस्तान का आतंकवाद को प्रेशर देना, सपोर्ट करना, स्पॉन्सर करना और डिफेंड करने वाला जो कार्य पाकिस्तान करता रहा है, उसको अब तो उनको कम से कम बंद कर देना चाहिए। और पाकिस्तान की जो पत्रकार कम्युनिटी है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सरकार को इस बात को बताएं कि ये जो कोई आतंकी अगर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, वीडियो पोस्ट कर रहा है, शैतानी सोच दर्शा रहा है, दूसरे धर्म के लोगों को मारने की बातें कर रहा है, तो इसमें आपकी भी हसन दुरानी साहब जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे लोगों को स्वीकार करें कि इस तरीके के लोग हैं और उनको जेलों में भेजें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, न कि उनको बैठ करके डिफेंड करने का कार्य करें और डिनाई करने का काम करें कि नहीं हमारे यहाँ वो नहीं है, ये वो आतंकी नहीं है, तो किसी पार्टी का नेता है सैफुल्लाह कसूरी। तो ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यही कारण है कि आज पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करने का काम पत्रकारों का भी है। वहां पे एडवोकेट्स ने पहली लड़ाई लड़ी है, कई पत्रकारों ने भी लड़ाई लड़ी है। ये अलग बात है कि उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, उनको हर तरीके का उनके ऊपर भी हमले हुए, कई पत्रकारों ने अपनी जानें भी गंवाई, सब जानते हैं। पाकिस्तान में जो आप जहां बैठ करके बातें कर रहे हैं, वो हम समझते हैं कि वहां पे आपकी मजबूरियां क्या है। उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सच्चाई है उसको स्वीकारने का साहस रखिए, तभी जाकर के पाकिस्तान दहशतगर्दी से लड़ पाएगा और इस पूरे क्षेत्र को दहशतगर्दी से निजात मिलेगी। लेकिन यदि आप अभी भी आतंकवादियों को डिफेंड करेंगे, समस्या को डिनाई करेंगे और जो बातें बताई जाती हैं एक सकारात्मक सोच के साथ भी, हम भी जब कभी बातें करते हैं तो आप उसको भी हमारे अपने कि आपके भारत में क्या हो रहा है, आपके भारत में तुरंत आप तुलना पे भी उतर आते हैं, जबकि हम समस्या, आपके देश की समस्या भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन तो ये जो जी एक बात बताइए, खासतौर से लश्कर ए तोयबा या हिजबुल मुजाहिदीन या ऐसे तमाम आतंकी संगठन को और उससे जुड़े हुए जो उसके प्रॉक्सीज फ्रंट हैं, क्या उन्हें बैन नहीं किया गया? सैफुल्लाह कसूरी, मैं तो जहां जहां पर पढ़ी 2018 में उसे बैन किया, डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित है वो। देखिए, हसन दुरानी साहब ने स्वयं इस बात को भी कहा, अपने जो उन्होंने बातें रखी कि लश्कर ए तोयबा कोई ओपनली काम नहीं कर सकता। जाहिर है कि जो बैन करना ही पड़ा, उन्हें मजबूरी है, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को यदि फिर से जाने से बचना है तो जाहिर है कि लश्कर ए तोयबा को तो बैन करना ही पड़ेगा। भले से ये अलग बात है कि आप दिखाने के लिए बैन कर देते हैं और अंदर अंदर उन्हें जो है 5 स्टार ट्रीटमेंट देते हैं सारे आतंकियों को। जो भी कुछ आतंकी अगर जेलों में एफएटीएफ को दिखाने के लिए डाल के भी रखे हुए हैं, तो उनको एक वीआईपी ट्रीटमेंट आप देते हैं, उनको हर तरीके का प्रोटेक्शन देते हैं। और ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म है, देखिए नैना जी, पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये दूसरी बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी वजह से पाकिस्तान को ही बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये भस्मासुर पाकिस्तान को जला रहे हैं, इग्नोर करके बैठ गए। ये जो जहरीले सांप हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में कहूं तो उन्होंने जो पाल रखे हैं वो पाकिस्तान को ही डस रहे हैं, जला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान यदि आज भी आतंकवाद को अगर नहीं त्यागता है तो जाहिर है कि वो अपना नुकसान पहले सबसे ज्यादा करेगा और दुनिया में तो समस्याएं इसकी वजह से खड़ी करता ही करता है। अब देखिए, हसन दुरानी साहब को मैं बात कर रहा हूँ और वो कहीं और दुनिया में खोए हुए हैं,
यही वो जो avoid डिनायल है ना करने की पाकिस्तान का, कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसी नहीं, बातें। ये जो डिनायल है आपका, इससे आप बचें और एक संवाद करें, और जो बेहतर हो कि चीजों को समझें और एक्सेप्ट करें, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हसन दुरानी जी, आप सुन रहे हैं क्या? जी जी, मैं सारी बात सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह मुझे को वो चुल तो होती नहीं है कि मैं हर एक मुझे बहुत इंटरप्ट करना अच्छा शुरू लगा, कर दूं। आपको नहीं होती, लेकिन आपके यहाँ के पाले हुए आतंकियों को या बाकी आपको लोगों होती है को ना, जरूर होती है। यानी इसका मतलब है आप ये मानती हैं कि आपको चुल होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन्होंने मुझे समझाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन सर बात यह है कि अगर आप मुझे जितना मर्जी समझा लें, आपने ये बात कही है और अपनी जो चीजें हैं उसको तो आप कभी भी मानेंगे नहीं। लेकिन मैं सिर्फ आपको जो मैं जिस पे मैं बात करना कोशिश कर रहा था, लेकिन नैना जिस पे आपको बहुत ज्यादा एकदम जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि चीन ने जो है वो कश्मीर की वादी का जो दावा आया है, उसने कहा कश्मीर की वादी तो हमारी है। तो अच्छा। आपको तो प्रॉब्लम पाकिस्तान से नहीं, आपको तो कश्मीर के साथ है। ठीक है, अगर आप हैंडल कहते कर हैं तो चंद साहब, अच्छा सुन लेना, आप सुन अरे लें। मैं ये बोल रही हूँ, उन्हें तो हैंडल कर लेंगे हम। आप अगर बात हाँ, करें मुझे पता है, एक्सेप्टेंस की, मुझे पता है, हसन मुझे दुरानी पता है, जी, मैं बिल्कुल मुझे मान पता रही हूँ। है। देखिए, मैं जानती हूँ आप लिमिटेड टाइम के लिए और आप टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को हैंडल कि आप करने इधर उधर से बाईपास करके चीजों को निकल जाएं और आप आतंकवाद और इन सारी चीजों को लेकर आप बच जाएं। मैं जानती हूँ आप लिमिटेड टाइम के लिए हैं मेरे साथ इस डिबेट में, और आप बाईपास और टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं दुरानी जी, वो मैं नहीं होने दूंगी। आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपने ओसामा बिन लादेन को एक्सेप्ट किया क्या? आपने नहीं किया। आपने एलईटी को एक्सेप्ट किया क्या? नहीं किया। आपने हिजबुल मुजाहिदीन को एक्सेप्ट किया क्या? नहीं किया। और तो फिर आप अभी इनकी तमाम एक्सेप्टेंस को लेकर अभी भी आप एग्जिस्टेंस को ही पूरी तरह से डिनाइल मोड में आ जाते हैं। आप बलूचिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। आप पीओके को वहां पर आपने एक अड्डा बनाकर रखा है सिर्फ आतंकियों की बैठकों का। मैं ये जानना चाह रही हूं, सुनिए, मैं ये जानना चाहती हूं, 78 साल हो गए, आप खुद बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान आतंक को खुद झेलता रहा है। ये कहा जाता है ना कि खुद विक्टिम है। अगर विक्टिम है और ऐसे लोग अगर आपकी सरजमी पर हैं, तो क्या उन्हें हटाने या उन पर एक्शन लिया नहीं जा रहा, लेना नहीं चाहते, या फिर वो नीतियों का ही हिस्सा नहीं है? आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया? जी हो गया। जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अगर हो तो। देखिए, हाँ बिल्कुल है। मैं वो कहता हूं कि अब वो ये आपने जो बातें की है ना, उसका मैं वो हम ना यहाँ पे एक कहावत इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि 100 गज रस्सा और सिरे पे गांड, मतलब कि रस्सा जो है वो 100 गज का रस्सा है और उसके सिरे पे गिरा बांधी हुई है। तो मैं सारी बातें एक साइड पे, मैं आपकी हर बात को स्वीकार करता हूं, हर बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपने जो इल्जामात लगाए हैं सारे के सारे मैं एक्सेप्ट करता हूं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे गंदा तरीन मुल्क है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी साहब को और भारत की जो फौज है उसके मैं वो क्या कहते हैं उसको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो है सिंदूर शुरू किया। जब उन्होंने सिंदूर शुरू किया तो उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये फलां जगह पे दहशतगर्दी के अड्डे और हमने वहां पे अटैक कर दिया। और उसके बाद पूरी दुनिया ने यह देखा कि यार ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि इतना दहशतगर्दों को पालने के बावजूद भी इतना सस्टेन कर रहा है। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया ने अपने जहाज खरीदने का सौदा कर लिया, उन्होंने हमसे वेपन खरीदने का सौदा कर लिया, और भारत जो है वो दूसरी दुनिया से खरीद रहा है और पाकिस्तान जो है वो दूसरी दुनिया को बेच रहा है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 78 साल में कम से कम आपने हथियार बनाए, आतंकियों के साथ साथ आपने कम से कम हथियार बनाए। सुनिए ना हसन दुरानी, प्लीज प्लीज, मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप उसे डिनायल मोड में आगे की तरफ लेकर जाते हैं। मोहतरमा अरे सुन तो लीजिए जनाब, आप भी मेरी बात जरा सुनिए। अच्छी बात है, 78 साल में भले ही आपके यहाँ लोकतंत्र स्थापित ना हुआ हो, भले ही आपने आतंकवादी बनाए, उसके साथ में कुछ हथियार बनाए हैं। जी, तमाम बातों को मान लिया, मैंने आपके तमाम इल्जामात को मान लिया। मुझे एक बात बता दीजिए हसन दुरानी जी, एक बात मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल करना चाहता हूँ सर, मेरी बात कंप्लीट हो जाए काइंडली सर। अच्छा ठीक है, बोलिए। आप एक नहीं सर 1000 सवाल कीजिएगा मुझसे, मैं सर जवाब देने को तैयार हूं। मैंने ये बात कही है कि आपने एक करोड़ एक इल्जाम लगाए, मैं मानने को तैयार हूं। आपने कहा हम दहशतगर्द मुल्क है, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन सर दुनिया नहीं मान रही। दुनिया ने क्या किया? दुनिया ने हमसे असला खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया ने हमसे बैठ के सफारतकारी करनी शुरू कर दी। आपने कहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, दुनिया ने कहा कि खुद पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और इंडियन प्रॉक्सी जो कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही है उससे पाकिस्तान को तकलीफ पहुंच रही है। सर मैं नहीं कह रहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है सर। मैं कहता हूं मोदी साहब को एक सवाल मैं कर लूं, एक सवाल कर लूं, अब एक सवाल आपसे मैं कर लूं। जी सर। हाँ, एक सवाल का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आप क्या मानते हैं?
दहशतगर्द मानते हैं या उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर हम उनको कितनी सफल अपनी पूरी सुन ले हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जहां से हमने उनको मार के, पाकिस्तान से मार के जब अफगानिस्तान के अंदर भेजा था, और हम उनको दोबारा उसी जगह पर खदेड़ के ले जाएं जहां पे वो पाकिस्तान के साथ साथ किसी दूसरे मुल्क को भी नुकसान ना पहुंचा सके। तहरीक तालिबान की वजह से चाइना को प्रॉब्लम है, तहरीक तालिबान की तरफ से तुर्कमानिस्तान को प्रॉब्लम है, तहरीक तालिबान की वजह से अजरबैजान को प्रॉब्लम है, तहरीक तालिबान की वजह से ईरान को प्रॉब्लम है। उस पूरी बेल्ट के जो जितने करीब जितने ममालिक हैं उन सबको तो फिर ठीक है, ठीक बात मार रहा है। चलिए ठीक बात, आप उसी तरीके की कार्रवाई अन्य आतंकी जो संगठन आपके यहाँ है उनके खिलाफ भी क्यों नहीं करते? लश्कर ए तोयबा को आपने कहा कि लश्कर ए तोयबा को बैन किया हुआ है, उसको आप मार के भगाते क्यों नहीं? उसको जैसे मोहम्मद को मार के भगाते क्यों नहीं? टेरर कैंप अभी भी क्यों चल रहे हैं? ये बताइए आप। यदि आप टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई, इतनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक जगह दूसरी जगह इतनी हल्की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? उनको वो अभी भी कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? कैसे वो वीडियो बना के डाल दे रहा है? वो वीडियो बना के कैसे डाल दे रहा है? उसके खिलाफ क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं? हजरत अब मेरी सुन ले, आपकी बात मैंने सुन ली है। सवाल उतना कर ले जिसका फटाफट मैं जवाब भी दे दूं ना। ठीक है। बात ये है, आपने कहा कि लश्कर तैयबा को क्यों नहीं कर? सर लश्कर तैयबा ने कि क्या ईरान के अंदर जाके, अफगानिस्तान के अंदर जाके, बलूचिस्तान के अंदर जाके, या जो है अपना इधर अजरबैजान के अंदर जाके, या इवन सुन ले मैं उधर ही आ रहा हूं सर, उधर ही आ रहा हूं। टेंशन क्यों लेते हैं? या उसने जाके आपके भारत के अंदर जाके कोई हरकत की हो तो सर उसको हम पकड़ेंगे, फिर आप डिनाई करेंगे, आप फिर डिनाई कर रहे हैं। सुन ले 26/11 का जो हमला था, बड़े हमले भारत में लश्कर ए तोयबा ने किए, जैसे मोहम्मद ने किए। एक बात मैं बीच में आना चाह रही हूँ हसन दुरानी, ये आपका बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच नजर आता है। आपको टीटीपी, आपने बड़े अच्छे से बताया कि भाई इनके लिए खतरा, इनके लिए खतरा, इनके लिए, उसको बनाया किसने, आखिर उसको, उसकी नींव किसने रखी? और सुन लीजिए हसन दुरानी, और रही बात आप बाकी आतंकी संगठनों की कर रहे हैं, आतंकी संगठन जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन है, बड़ी बड़ी एजेंसीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें आतंकी संगठन घोषित करके रखा है। हाफिज सईद नेशनली इंटरनेशनल टेररिस्ट है, आपने उसे घर में बैठा कर रखा है, और ये जो एलईटी की जो तमाम प्रॉक्सीज हैं आपको भी बखूबी नजर आता है। और रही बात आप कहते हैं आतंकियों को लेकर कि भाई आपको और कोई आतंकी नहीं कहता, हिंदुस्तान ने नहीं, जनाब पूरी दुनिया ने FATF ग्रे लिस्ट में आप रहे हैं, आप IMF की तरफ से आप रहे हैं, और जिस रूप में तमाम परिस्थितियां उसमें आप सामने रहे हैं। ये बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच हो जाता है हसन दुरानी। मैं चाहूंगी जरा जे सोडी जी, आप ये LET का जो जिक्र कर रहे हैं जरा बताइए कि इतनी बार जब आतंकियों का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की तरफ से भारत में जो बड़ी घटनाएं हुई, कितनी बार डॉजियर दिए गए और कितनी बार एक्सेप्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से? नैना जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगा। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तानी आबादी की 1.2% पॉपुलेशन थी। छोटी सी बात सुन ले सर, छोटी सी बात सुन ले। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मैंने आपकी प्रोडक्शन टीम को पहले भी कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जरूर, अगर आप 5-7 मिनट और वक्त दे पाएं, अगर, क्योंकि अभी सिर्फ आप ही के साथ का कन्वर्सेशन हुआ और जो जवाब है वो जवाब तो मिल नहीं पाए, ऐसा लग रहा है कि आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। कई बार ये हो जाता है कि वक्त की बंदिशें भी हैं, लेकिन जब जवाब नहीं होते, खामोश हो जाते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं कि एक भी सवाल का जवाब हमने जो मांगा वो नहीं मिल पाया। जय सोडी जी, सॉरी बड़ी देर से आपके पास आई हूँ। जी सर। नैना जी, 1947 में जब पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना तो पाकिस्तानी आबादी की 1.2% पॉपुलेशन सिख लोगों की थी, लेकिन पिछले 78 सालों में सिखों पे इतना जुल्म हुआ वहां कि आज की तारीख में 10,000 सिख भी नहीं बचे हैं पाकिस्तान में। आए गए दिन हम सुनते हैं किस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये जो मैंने शुरू में कहा, ये जो इनके अंदर बचपन से ही नफरत भरी जाती है हिंदुओं और सिखों के खिलाफ, वो चीज जब ये बड़े होते हैं तो साफ दिखती है। दूसरी बात, जहां तक लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन है, ये जब इन पे पाकिस्तान पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव आता है तो कुछ समय के लिए उसे गैर कानूनी डिक्लेयर तो कर देते हैं, अवैध तो डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए उन्हें गैर कानूनी डिक्लेयर करते हैं। ये जो आतंकवादी होते हैं, चाहे
जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के, ये खुलेआम घूमते हैं। इनके नेता 5 स्टार में कबाब खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं, गजलें सुनते हैं और आराम से घूमते हैं अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड्स के साथ, और यहाँ तक कि आईएसआई भी इन्हें प्रोटेक्शन देती है। हमने देखा जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया, उसके बाद जो उसमें कई आतंकी मरे, जब उनका जनाजा हुआ, पाकिस्तानी सेना की सीनियर अफसर उनके जनाजे के लिए पहुंचे। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि ये जो पाकिस्तान के ये आतंकवादी संगठन है, इन्हें पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना का पूरा श्रेय है, और क्योंकि उन्हें पूरा श्रेय है, वो जो भी चाहें वो करते हैं, जहां वो घूमना चाहते हैं। बेशक कानूनी तौर पे वो अवैध डिक्लेयर हो गए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें इलीगल इंटरनेशनल टेररिस्ट का करार दिया हो। बड़ी चिंता की बात तो यह है कि अब पाकिस्तान अमेरिका के डेजिग्नेशन का या यूएन के अस्तित्व को ही नकार देता है, क्योंकि हाल ही में जब हम चर्चा कर रहे थे तो रिसेंटली तो ये भी प्रतिक्रिया आई कि भाई यूएन को आखिर मानता कौन है। यूएन की तरफ से जो अधिकारी संगठन आधिकारिक तौर पर जो आतंकवादी घोषित किए गए हैं, अब उसको भी ये लोग पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं। नैना जी, उसका कारण यह है कि पाकिस्तान इकलौता देश है पूरी दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका, रूस और चीन। और इसका हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जब ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के बाद के 1 महीने के अंदर जब भारत के 7 डेलीगेशंस 33 देशों में गए 59 मेंबर्स के साथ दुनिया को बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कितनी भारी विजय हुई। उसी 1 महीने के अंदर पाकिस्तान को 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एजेंसी से, IMF, वर्ल्ड बैंक और ADP। और ये तीनों एजेंसी में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स तीनों महाशक्तियों के होते हैं, अमेरिका, रूस और चीन। और ये तीनों मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस के अधिकतर मेंबर G20 का हिस्सा हैं, जो अक्टूबर 2023 में भारत में आए थे। हमने उन पे 4000 करोड़ खर्च किए। उन्होंने भारत की हॉस्पिटैलिटी ली, खान मार्केट गए, शॉपिंग की, दिल्ली हाट गए, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया और पाकिस्तान को 1 महीने के अंदर 43.4 बिलियन डॉलर का ऋण दिया। मेरे कहने का मतलब है पाकिस्तान की, क्योंकि अच्छे रिश्ते हैं तीनों महाशक्तियों के साथ, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। अच्छा। लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ बताया है, हालांकि अमेरिका दिल से पाकिस्तान से नफरत करता है, लेकिन इसके पास चारा नहीं है, उसे पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखनी होगी, जो हम डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं सर, और यही बड़ी चिंता की बात है। लेकिन यूके देवनाथ जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आतंकवाद और आतंक परस्त को हमेशा से अब साथ देता हुआ नजर आता है अमेरिका। दूसरी तरफ एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो आउटफिट्स बैन किए गए, इवन उसमें हमास भी शामिल है, और उन्हीं के साथ में दोस्ती बढ़ाता हुआ पाकिस्तान नजर आता है। ऐसे आतंकी संगठन जो खुद पाकिस्तान में है, उन्हें भी, उनके एग्जिस्टेंस को भी सीधे सीधे आतंकवादी सर्टिफाइड किया जा चुका है, लेकिन उन्हें बखूबी आगे बढ़ाता। और ऐसा नहीं है कि क्या वहां की सरकारों को नजर नहीं आता, ऐसा नहीं है कि वहां की सेना को नजर नहीं आता, पाकिस्तान की हर एक हरकत पर अमेरिका भी बखूबी नजर बनाए रखता है। क्या अमेरिका को नजर नहीं आता ये सब? नैना जी, दिक्कत यह है कि अमेरिका जो है एक ही रिपोर्ट को कभी दाएं से पढ़ता है, कभी बाएं से पढ़ता है। अभी अमेरिका की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, मोटा मोटी जैसे हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, उनकी अपनी रिपोर्ट है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, OFAC की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि LAT के ऊपर बैन लगाने के बावजूद LAT दूसरे नाम से इधर उधर से फंड कलेक्शन कर रही है। जमातुल दावा बोल के इन्होंने एक NGO खोला हुआ है जो कि पूरे पश्चिम एशिया में GCC मुल्क में जाती है और फंड कलेक्ट करती है। दिक्कत ये आती है कि अमेरिका इन्हीं एजेंसीज का इस्तेमाल करके बीच बीच में पाकिस्तान को और शायद दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या पाकिस्तान के जो टेरर एजेंसीज हैं, इनका इस्तेमाल करके अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस को हराने की कोशिश नहीं की 80 और 90 के दशक में? हम सब जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को 80 और 90 के दशक में अमेरिका ने फंडिंग दी, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की और हथियार पाकिस्तानी दिए गए, अमेरिकन हथियार दिए गए और इन्होंने रूस के खिलाफ युद्ध किया। अमेरिका की मजबूरी समझनी पड़ेगी। अगर अमेरिका को ये देखना है कि पाकिस्तान चीन की गोद में जाके ना बैठ जाए,
तो फिर अमेरिका को पाकिस्तान से दोस्ती बनाए रखनी पड़ेगी। अगर अमेरिका चाहता है कि भविष्य में एक दिन फिर से अफगानिस्तान में जाकर अपनी पैठ बढ़ाएं, बगराम एयरफील्ड तो डोनाल्ड ट्रंप कह ही चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान के रास्ते से ही बगराम एयरफील्ड में अमेरिका पहुंचने की कोशिश करेगा। अभी पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि ईरान के साथ तनातनी के माहौल में अमेरिका पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान के समुद्र का इस्तेमाल करना चाहता है, पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है ईरान के खिलाफ। तो पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन जो है वो पाकिस्तान को इंडिस्पेंसेबल बना देती है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शगुफा छोड़ दिया है कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बलूचिस्तान में जमीन के नीचे कच्चा तेल है, गैस है। तो पाकिस्तान को अमेरिका कभी छोड़ेगा नहीं, चाहे पाकिस्तान 7 खून कर दे। यही तो एक बड़ी चिंता की बात हो जाती है यूके देवनाथ जी, कि हम हमेशा से देखते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है संजीव जी, और पाकिस्तान में किस तरह से हालात है ये पूरी दुनिया जानती है। इसके बावजूद एक्शंस चली दूसरी संस्थाएं तो छोड़िए, पाकिस्तान खुद कहता है विक्टिम है। आपने जब यहाँ पर पाकिस्तानी पत्रकार से टीटीपी का जिक्र किया तो वो इधर उधर से ये जरूर मान रहे हैं कि भाई उसको जहन्नुम तक का रास्ता तय कर आएंगे, लेकिन ऐसे आउटफिट्स जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, और 1 या 2 बार नहीं, सबको पता है कि किन किन जगहों पर आतंकी आउटफिट्स मौजूद हैं, किन किन जगहों पर उनके संगठन हैं, किन किन जगहों पर बैठकें होती हैं। लेकिन आखिर ये मजबूरी बन चुके हैं कि आतंकी अब यहाँ पाकिस्तान की सेना और सरकार की, या फिर ये कहा जाए यही प्रॉक्सी ताकतें हैं उनकी। अब देखिए, ये जो आतंकी हैं ये पाकिस्तान के लिए भस्मासुर हैं, जैसा कि वही शब्द बिल्कुल सही शब्द है, भस्मासुर। ये जो पाकिस्तान के लिए इन्होंने इसको कह लीजिए कि अपने शरीर में ही जो होता है ना, जिसको कहते हैं फिदाइन, सुसाइड, जो बेल्ट वगैरह ये बात करके जो है लोगों को तो तबाह करते ही हैं, खुद भी उसमें तबाह हो जाते हैं। तो ये इसी तरीके का जो आत्मघाती जो कृत्य है वो पाकिस्तान ने किया है डे 1 से। आतंकवाद को सपोर्ट देना, प्रेशर देना, और उसको बैठ करके डिफेंड करना, और उसके बाद कुछ घटना हो जाए तो उसको डिनाई कर जाना, ये तो पाकिस्तान के हुक्मरान पहले से करते रहे हैं। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि पत्रकार जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसमें हसन दुरानी जैसे जो पत्रकार है वो जाहिर है कि उसको डिफेंड करने का ही कार्य कर रहे हैं, जो कि वहां के पूरे भविष्य, और एक मजबूरी भी है। बिल्कुल आपने सही कहा, कई ऐसे पत्रकार हैं कि हमने भी देखा कि उनका क्या हश्र हुआ जब उन्होंने अभी हाल ही में 7 पत्रकारों को तो सलाखों में डाल दिया ना संजीव जी पाकिस्तान ने, जिसने आवाज उठाई। जी, सलीम शहजाद नामक एक पत्रकार थे, मैं उनसे स्वयं मिला था, नई दिल्ली में आए थे और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, और भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बड़े अच्छे सकारात्मक विचार रखते थे। लेकिन जाहिर है कि उनकी कुछ बातें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई, और पाकिस्तान में उनकी बहुत निर्मम तरीके से उनकी बॉडी कहीं पाई गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। एक पत्रकार को हमने देखा कि किस तरीके से वो केन्या में चला गया था, और केन्या में भी जाकर के वहां की एजेंसीज ने उसको टारगेट किया, उनकी हत्या की, और जब बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ तो डीजी ISI को सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया जी, हम इसमें शामिल नहीं है जी, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो पाकिस्तान की सच्चाइयां हम जानते हैं, और ये जो पत्रकार यहाँ से जुड़ते हैं वो किस टेरिटरी पर बैठ के बात कर रहे होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है अपनी जगह पे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि ये जो पत्रकार हैं कम से कम अपनी आवाम के हितों के बारे में तो कुछ बात जरूर कर सकते हैं, आवाम के विषयों को तो जरूर उठा सकते हैं। और आवाम जो पाकिस्तान की है वो वर्स्ट सफरर है, जो पाकिस्तान के सेना का जो पूरा एक डोमिनेशन और उनका जो कंट्रोल है उसकी जो वर्स्ट सफरर है वो पाकिस्तान की जनता है और पाकिस्तान की जमहूरियत है। तो ये जो बात है ये तो पत्रकार कम से कम उठा ही सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संजीव जी अगर उन्हें इतना ज्यादा उस बात का इल्म होता या अगर समझ रहे होते तो बलूचिस्तान, KPK या ऐसे जो अलग अलग प्रांत हैं वहां पर सोचिए 78 सालों के बाद में भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहां पर 4 या 5 घंटे तक कंटिन्यू लाइट नहीं मिल पाती लोगों को, उन तक की आवाजें बुलंद नहीं हो पाई अभी तक। नैना जी एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, जो कि मैंने आपके शोज में पहले भी कहा है कि ये जो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स हैं जिन्होंने आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में लगातार इस्तेमाल किया है। पहले इनको लगता था कि हमारी स्किन्स को तो कोई टच नहीं कर सकता, हमें तो कोई हार्म नहीं कर सकता, हमें तो कोई छू नहीं सकता। वो दिन बीत चुके हैं।
ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को हिट करता है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को हिट करता है। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है और जो भी वहां पर एग्जिस्टिंग सिस्टम है इंक्लूडिंग वहां की सेना, वहां की पुलिस फोर्सेस, सबको उखाड़ फेंकना चाहते हैं और एक कट्टर इस्लामिक शासन वो स्थापित करना चाहते हैं। तो अब ये पाकिस्तान के हुक्मरान दबाव में है। इसी वजह से हसन दुरानी साहब को जब मैंने पूछा कि क्या आप उसको क्या मानते हैं, फ्रीडम फाइटर मानते हैं या दहशतगर्द मानते हैं, तुरंत दहशतगर्द मानता हूं जी, दहशतगर्द मानता हूं जी। तो फिर आपने क्या कार्रवाई की, तो उनको हम जहन्नुम भेजेंगे। तो फिर दूसरे वाले क्यों नहीं कर रहे हैं आप, तो उसके ऊपर छोड़ करके भाग गए। लेकिन संजीव जी एक और बड़ी दिलचस्प बात है ना, जो टीटीपी या तालिबान की जो मानसिकता है शरीयत लाने की, और अगर मुल्ला मुनीर की बात की जाए, आसिम मुनीर की, उनकी और टीटीपी के विचारों में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। वो कि अपनी सेना को अल्लाह की सेना कहते हैं, वो खुद जब अगर कट्टरता की बात या नफरत फैलाने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन मैं इसी सवाल का रुख करते हुए सोढ़ी जी का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। सोढ़ी जी, मुझे एक बात बताइए, सैफुल्लाह कसूरी जो अब ये कहा जाए कि आतंक के भेष में वो सीधे नेता बनकर लोगों के सामने है, और यही वजह है कि देखिए दुरानी जैसे जो पत्रकार है हसन दुरानी, वो कहते हैं कि भाई वो तो नेता हैं। हाँ, अब अबू मूसा जैसे लोग यहाँ पर बड़े स्तर पर रैलियों में शामिल होते हैं, अब भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, और ऐसी एक लंबी फहरिस्त है इन आतंकियों की जो नेता नगरी में शामिल होकर पाकिस्तान के उन आतंकी संगठनों के प्रॉक्सी बढ़कर आगे बने हुए हैं। ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। और नैना जी, बिल्कुल ये चैलेंजिंग तो है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है उसके लिए तो एक एग्जिस्टेंशियल रिक्वायरमेंट है। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन नहीं देगा तब तक आतंकवादी भारत में आके ये आतंकवादी घटनाएं नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान जानता है कि उसने इस आतंकवादियों को पूरा समर्थन देना है जो कि इतने दशकों से करता आया है, और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान रुकेगा नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो मैंने शुरू में बताया, जो पाकिस्तान का दूसरा डिसीजन लिया गया था मुल्तान कॉन्फ्रेंस में 1972 में भारत पे युद्ध करने का, अब ये आतंकवादियों के जरिए एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करें। नैना जी, पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया कि भारत पे टू फ्रंट वॉर पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। और पिछले साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान जो कि सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत करेंगी, अनकोट। जितनी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है एक तरफ लेके जा रही है, 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान हम पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे मोर्चा खोले ना खोले, लेकिन हमें उसके लिए भी तैयारी करनी होगी जो हमने 5 अगस्त 2024 तक मतलब नहीं की थी। चारों तरफ से कहीं ना कहीं हम घिरे हुए। आपकी बात पे संजीव जी भी कुछ रिएक्ट कर रहे थे। हाँ नैना जी, देखिए एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान आज भी नहीं चेता और उसने आज भी और आगे भी अगर आतंकवाद का इस्तेमाल अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों के स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में करने की जो उसकी भस्मासुरी नीति है वो अगर उसने जारी रखी, तो मैं देखता हूं कि पाकिस्तान आने वाले समय में विखंडित होकर रहेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है। और मुझे ये जो इस तरीके वक्त भी नहीं है और इस तरीके का जो उसने राह दिखाई है, आज देखिए टीटीपी के रास्ते पर बीएलए बीएलएफ भी चल पड़े हैं और टीटीपी और बीएलए और बीएलएफ का अलायंस भी हो चुका है। जो टीटीपी जिस तरीके के हमले पाकिस्तान की सेना पर करता है, उसी तरीके की टैक्टिक्स अब बीएलए बीएलएफ भी अख्तियार कर चुके हैं। जब ट्रेनें अगवा कर लेते हैं, उसमें सेना के अधिकारियों और जो सैनिकों के संजीव जी, उन्हें ये उग्रवादी आतंकी संगठन कहते हैं, पाकिस्तान के नेता या पत्रकार या वहां की जो सेना है, और एलईटी और जैश ए मोहम्मद जैसे जो ये तमाम आतंकी आउटफिट्स हैं उन्हें वो गले लगाते हैं। सोढ़ी जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी जो हम हाफ फ्रंट की बात करते आए हैं, भारत को इस वक्त 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा। अगले 7 साल तक पाकिस्तान नहीं टूटेगा, चीन पाकिस्तान को नहीं टूटने देगा, ये एक भ्रम है। हमें इस भ्रम से निकलना होगा। हमें 3.5 फ्रंट वॉर की तैयारी करनी होगी। हमारे पास 5 साल का समय है। अगर हमने अपनी सैनिक और आर्थिक शक्ति में इजाफा किया एक तीव्र गति के साथ, तो हम 3.5 फ्रंट वॉर को चुनौती दे पाएंगे। अन्यथा आज की तारीख में पलड़ा चीन पाकिस्तान की तरफ भारी है, जिसकी व्याख्या जनरल मनोज नरावने जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने 7 अगस्त
2023 को द प्रिंट में लेख लिखा है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है टू फ्रंट वॉर, भारत की दिक्कत होगी। तब बांग्लादेश हमारा मित्र था, आज बांग्लादेश हमारे अगेंस्ट है। मेरे कहने का मतलब है पाकिस्तान को चीन नहीं टूटने देगा। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सैनिक शक्ति पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे काम आएगी 5 साल के बाद। इसमें कोई शक नहीं। देखिए सर, ये आने वाले वक्त की बड़ी चुनौतियां हैं जी। वैसे वक्त कम है संजीव जी, लास्ट अपना पॉइंट जी। हाँ देखिए, सोढी साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा और विकसित भारत की तरफ जितनी तेज गति से हम अपने कदम बढ़ाएंगे, खतरे भी बढ़ेंगे। खतरे पहले भी हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज का जो नया भारत है वो इन खतरों को डील करने के लिए अपनी तैयारियां रोबस्ट तरीके से कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जो सुदर्शन चक्र की बात कही है, वो सुदर्शन चक्र हम बना रहे हैं, और दुनिया की कोई ताकत भारत को थ्रेट नहीं कर सकती। और मुझे लग रहा है कि जो तोड़ने की कोशिश है संजीव जी, शायद यही वजह है कि लगातार अलग अलग देश, जो जिसका जिक्र सोढी जी ने भी किया, कि वो एकजुटता दिखाते हुए भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही आतंकवादी जो प्रॉक्सीज बनाकर बैठे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। लेकिन देखिए, नया हिंदुस्तान जवाब देना भी जानता है और बदला लेना भी। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो साजिशों का खुलासा हो रहा है, ये तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान जवाब जरूर देता है। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।